डाउन कर लीजिएगा, नोटिस भी कीजिएगा। पहले तो एनसीईआरटी आप लोग पढ़िएगा इस चैप्टर के, से सीरियल वाइज टाइमलाइन वाइज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, ये इनका ऑब्जर्वेशन था। अब ऑब्जर्वेशन तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए करिए। ठीक है, थैंक यू। हेलो बच्चों, तो आज से हमारा टॉपिक होने वाला है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक, कुछ बातें आप लोग नोटिस कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, नोटिस भी कीजिएगा। पहले तो एनसीईआरटी आप लोग पढ़िएगा चैप्टर के। ठीक, दूसरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आईआईटी के लगा लीजिएगा। और तीसरी, कोई भी एनी कोचिंग के क्वेश्चंस वर्कशीट वगैरह जो देते हैं डीपीपीवीस वगैरह, तो आप लोग लगा लेंगे तो इनफ रहेगा। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज, फोर्थ इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, इसके अलावा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो गारंटीड मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोग को कि आप लोग को पूरा ये एटॉमिक स्ट्रक्चर आसानी से समझ में आ जाएगा। एक स्टोरी की तरह हम लोग चलेंगे, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर काफ़ी कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर होता है, लोग डरते हैं इससे। ठीक है, ये आउट ऑफ द टॉपिक हमें लगता है, अगर हम देखें आउट ऑफ द टॉपिक या सिलेबस टाइप का लगता है। ठीक है, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है, मैंने भी प्रॉब्लम फेस की थी अपने प्रिपरेशन के दौरान। ठीक है, और कैसे ओवरकम किया था मैंने, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, क्या करना आप लोग को, एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, एक दो राउंड पढ़ लो काफ़ी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा लो, देख लो। उसके बाद कोई कोचिंग का मटेरियल उठा के उसके क्वेश्चंस आंसर कर डालो। ठीक है, और फोर्थ है सबसे इम्पोर्टेंट, आप लोग के वीडियो लेक्चर पूरा देख लीजिएगा। ठीक, तो गारंटेड के साथ मैं कह रहा हूँ कि आप लोग को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर वन गो में तैयार हो जाएगा। पहले मैं पार्ट्स में डालूंगा, उसके बाद एक समराइज इसका करके वन शॉट वीडियो मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं। पिछले क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, मूल कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा था। अगर आपने वीडियो देखा नहीं तो उसको जाके देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा। मूल कॉन्सेप्ट में हमने डाल्टन थ्योरी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? डाल्टन्स की थ्योरी पढ़ी थी। हाँ, डाल्टन 1807 में डाल्टन ने क्या दिया था, एक सॉलिड स्फेयर मॉडल दिया था कि एटम क्या होता है, एक सॉलिड स्फेयर मॉडल होता है। ठीक है, उनकी थ्योरी तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो होते हैं उनको एक्सप्लेन करने में तो हेल्पफुल तो थी, लेकिन आगे जाके ये फ्लॉप हो गई। ठीक है, इसके भी ड्रॉबैक आने लगे। जैसे कि जब जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई स्केल लेते हैं, बालों पे रगड़ते हैं, या कपड़े कभी घर पे जाते हैं, स्कूलों से आप लोग जाते होंगे, कोचिंग क्लासेस अटेंड करने के जाते होंगे, जब कपड़े वगैरह चेंज करते होंगे, तो जैसे कपड़े जब आपने उतारा तो कुछ चार्ज पार्टिकल्स उस पे आ जाते हैं, कुछ चिलचिलाहट की आवाज आती है। या स्केल को जब हेड पे रख रब करते हैं तो छोटे छोटे पीसेस ले लेते हैं पेपर के, तो उस पे उसके पास ले जाते हैं स्केल को, तो वो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये चार्ज आए कहाँ से, वो एटम में चार्जेस आए कहाँ से इससे। तो पहला तो ये ड्रॉबैक था इनका, ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए। दूसरा ये था, फर्दर जाके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरीज हुई, उससे इनका एटॉमिक मॉडल जो था, एटॉमिक मॉडल इनकी बातें तो कुछ ठीक थी। अब मॉडल की लेकिन जो हम बात करते हैं, जो इनका मॉडल दिया था इन्होंने, सॉलिड एक स्फेयर होता है, वो फ्लॉप हो गया यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे रिसर्चेस वगैरह बढ़ी तो उसके बाद क्या आया, 1897 में जे जे थॉमसन का मॉडल आया, इसे प्लम पडिंग मॉडल बोलते हैं। ठीक है, या फिर वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं। इसके इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे, यहाँ से हमारा आज का टॉपिक चालू होगा। दूसरा, जब इनका फ्लॉप हुआ, इनके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, उसके बाद किसका आया, रदरफोर्ड का, अर्नेस्ट रदरफोर्ड इनका पूरा नाम था। ठीक है, 1911 में इन्होंने न्यूक्लियर मॉडल दिया, न्यूक्लियस वगैरह की डिस्कवरी हुई। आगे चल के फिर इनका भी मॉडल, इनके भी मॉडल के ड्रॉबैक्स कुछ आए। ठीक है,
ऐसे ऐसे सीरियल वाइज मतलब सबका कंट्रीब्यूशन है यहाँ तक पहुंचने में, आज का हमारा जो आइटम है वहां तक पहुंचने में सबका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। ठीक। तो इन्होंने नील बोर ने, मेरा कहने का मतलब ये फ्लॉप होने का मतलब ये नहीं कि एकदम से रिजेक्ट हो गया, हाँ इनका यूज कर करके आगे बढ़ा, जैसे जॉल डैल्टन के जो मॉडल था उसको यूज करके जे जे थॉमसन आगे बढ़े। ठीक है, इनका यूज करके कि रदरफोर्ड आगे बढ़े, रदरफोर्ड का यूज करके बोर आगे बढ़े, बोर का यूज करके ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया। ठीक है, तो धीरे धीरे डिस्कवरीज बढ़ी, ये एक तरह से सीरियल वाइज टाइमलाइन वाइज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं जे जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। जे जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल जो था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लम पडिंग मॉडल और ब्लूबेरी मुफिन मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन तो सबने जाना है ना, तरबूज। उन्होंने बताया कि एटम जो होता है ना, ये वाटरमेलन की तरह होता है, जिसमें जो उसके बीज होते हैं, जो उसके सीड्स होते हैं ना, वो एज ए इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं। ब्लैक सीड्स जो होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन की तरह एम्बेडेड होते हैं। और जो लाल वाला रेड वाला पोर्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है। क्या बोला इन्होंने, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रेजिन्स और ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज फ्रूट तो पता है, रेजिन्स का किशमिश, उस तरह का इन्होंने प्लम पडिंग के उससे समझाया है। ये सराउंडेड होती हैं, क्या ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सराउंडेड किससे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड पडिंग और मफिन से ये सराउंडेड होते हैं। वो जो रेड पोर्शन होता है ना वाटरमेलन का, उसी को इन्होंने क्या बोल दिया, पॉजिटिवली चार्ज। और जो उसमें छोटे छोटे सीड्स होते हैं, नटसेल में यही कहना चाहता है कि इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक। अब इनकी लिमिटेशंस क्या थी, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल्स बीइंग टुगेदर वुड अट्रैक्ट ईच अदर एंड बिकम चार्जलेस। तो अगर उन्होंने बोला कि ये प्रोटॉन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरा एरिया में, और इलेक्ट्रॉन्स इसमें एम्बेडेड होते हैं, तो क्या होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लें, पॉजिटिव एंड निगेटिव हैं, और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रल हो जाए। ठीक। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसा अभी मैंने केस बताया, स्केल को रब करें तो उसमें चार्ज पार्टिकल्स आ गए, तो ऑटोमेटिकली तुरंत ही इनको न्यूट्रलाइज हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ समय तक वो चार्ज पार्टिकल रहते हैं। ठीक। दूसरी खामियात क्या थी इनकी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। इन्होंने इतना तो बता दिया कि ये ऐसा होता मॉडल, लेकिन ये नहीं बता पाया कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफर करती हैं डिफरेंट एलिमेंट की। ठीक है, क्यों डिफर करती हैं, इनके बारे में इसका कोई उनके पास जवाब नहीं था। इसलिए इस पे आगे रिसर्च चली और आए रदरफोर्ड जी। कौन आया, रदरफोर्ड। उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया अपने स्टूडेंट्स के साथ। दो तीन स्टूडेंट्स थे उनके, उनके साथ मिलकर के एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या करवाया, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉयल जो कि 0.0004 है और 4 सेंटीमीटर थिक थी, मतलब इतनी पतली शीट ऑफ गोल्ड फॉयल का यूज किया। अब गोल्ड फॉयल का यूज क्यों किया, क्योंकि गोल्ड की जो होती है, कॉमन क्वेश्चन आता है लोगों के, गोल्ड फॉयल ही क्यों क्यों होती है, इसकी जो डक्टिलिटी होती है, सॉरी डक्टिलिटी नहीं, मैलिएबिलिटी होती है, मैलिएबिलिटी वो बहुत ही हाई होती है इन कंपैरिजन टू अदर मेटल। ठीक है, इसकी जो फॉयल होती है बहुत पतली हो जाती, कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इन्हें पता करना था एटम के बारे में, तो एटॉमिक लेवल तक इन्हें जाना था। ठीक। एटॉमिक लेवल जाने के लिए इनको बहुत पतली से पतली सीट चाहिए थी। तो सबसे ज्यादा मैलिएबल कौन होता अभी तक, मतलब मैक्सिमम अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं, तो गोल्ड को माना जाता है। ठीक है, गोल्ड की मैलिएबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है, तो गोल्ड को इतना थिन किया कि जिसकी विड्थ जो थी वो लगभग इतनी हो गई,
उसके बाद यहां से चार्ज पार्टिकल्स को पास कराया। अब उसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशंस इन्होंने नोट डाउन की। पहली तो ऑब्जर्वेशन ये थी कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए। ठीक है, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, पास आउट हो गए, स्ट्रेट लाइन में चले गए। अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, कुछ थोड़े फ्रैक्शन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स वो क्या हुए, डिफ्लेक्ट हो गए, जैसे ऐसे ऐसे हो गए, कुछ स्मॉल पोर्शन। ठीक, और बहुत ही फ्यू, मतलब 20,000 में से कोई एक ऐसा पार्टिकल उन्हें मिला जो कि बाउंस्ड बैक, मतलब कि वो गया और उसी 180 डिग्री पे वापस आ गया। ठीक है, ये तीन ऑब्जर्वेशन समझ में आई कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स गुड फाइल को पास कर गए बिना डिफ्लेक्ट हुए हुए। दूसरा, कुछ फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, डिफ्लेक्ट हुए, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ उनमें। और तीसरा ये कि अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, का बहुत ही थोड़े अल्फा पार्टिकल्स, जैसे कि 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल्स वो 180 डिग्री पे यू टर्न ले लिया। ठीक, ये इनका ऑब्जर्वेशन था। अब ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला। अब कंक्लूजन क्या आते हैं, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम एम्प्टी। अब इन्होंने बोला कि अल्फा पार्टिकल ज्यादातर, क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल गुड फाइल को अनरिफ्लेक्टेड पास आउट हो जा रहे थे, इसलिए इन्होंने बोल दिया कि ज्यादातर जो स्पेस है एटम के अंदर वो क्या है, एम्प्टी है, खाली है। ठीक है, अगर खाली नहीं होता तो बाउंस बैक या डिफ्लेक्टेड या जाके इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या प्रोटॉन होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, हमें पता है पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, निगेटिव निगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। अगर पॉजिटिव भी होता, जैसा उन्होंने वो जे जे थॉमसन ने बोला, पूरा एरिया पॉजिटिव थी, तो सारे के सारे लगभग ये उल्टा रिजल्ट आता। ठीक है, सारे सारे 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। ठीक, तो इन्होंने क्या वो कहा, अनडिफ्लेक्टेड हुए तो क्या हुआ, ज्यादातर एटम्स, एटम्स का ज्यादातर स्पेस क्या है, एम्प्टी है, खाली है। अ फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स आर वर डिफ्लेक्टेड, कुछ थोड़े से पार्टिकल्स क्या हुए, डिफ्लेक्टेड हुए। ये डिफ्लेक्शन किस बेसिस पे हुई, क्यों, क्योंकि इनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स। अब डिफ्लेक्शन हुई क्योंकि कुछ इनॉर्मस, बहुत ही ज्यादा भयंकर तरीके से कोई फोर्स लगी होगी इन पे, तभी डिफ्लेक्ट कर लिए होंगे, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत हाई रही होगी, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रही होगी, तो फोर्स भी काफी हाई रही होगी इनको डिफ्लेक्ट करने में। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। तो उन्होंने ये भी बोला कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंसंट्रेटेड है, कहाँ पे, वेरी स्मॉल वॉल्यूम, बहुत छोटी थोड़े से वॉल्यूम में, जिसने रिपेल किया और डिफ्लेक्ट किया किसको, पॉजिटिव अल्फा चार्ज को। तो उन्होंने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का पूरा, वो बहुत थोड़े अमाउंट में, थोड़ी जगह पे प्रेजेंट है, जो कि डिफ्लेक्ट कर रहा है किसको, अल्फा पार्टिकल को। ठीक है, अब कैलकुलेशन उन्होंने ये शो किया कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द सेंटर ऑफ एटम कितना, लगभग 10⁻⁻15। उसका डायमीटर कितना होगा, कितना, जो छोटा एटम था, एटम के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज थे, पॉजिटिव चार्ज एरिया होगी उसकी एरिया, लगभग एरिया का डायमीटर हम लोग पता करते हैं 10⁻15 के ऑर्डर का था। एरिया या वॉल्यूम बोल सकते हैं इसको, किसके ऑर्डर का था, डायमीटर उसका 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का था। ठीक, तीन कंक्लूजन का समझ में आया। पहला क्या है, ज्यादातर स्पेस अल्फा पार्टिकल्स का क्या था, अल्फा पार्टिकल पास हो गया, ज्यादातर स्पेस क्या था, एम्प्टी था। दूसरा क्या होगा कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हुए, तो इससे ये पता चला पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वो थोड़े एरिया में क्या है, कन्फाइंड है। ठीक, आगे तीसरा इन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि जिस एरिया में, जिस वॉल्यूम में वो कन्फाइंड है अल्फा पार्टिकल, वो पॉजिटिवली चार्ज, वो लगभग 10⁻⁻15 के ऑर्डर का है। ठीक है, उसका डायमीटर। ये वो समझ में, आगे चलते हैं। अब इनके भी ड्रॉबैक्स कुछ थे। इनका ड्रॉबैक था, हिज मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ एंड ऑफ अदर एलिमेंट्स। इसके बारे में आगे चल के हम लोग बात करेंगे। इसको इन्होंने डिफाइन
नहीं कर पाया। इनका मॉडल ये डिफाइन नहीं कर पाया कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा वगैरह जो होता है वो। दूसरा, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, सबसे इंपॉर्टेंट ये, अगर उन्होंने बोला कि उनका एक और भी कंक्लूजन था, ये भी याद रखना आप लोग, कि उन्होंने ये भी बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड न्यूक्लियस। ठीक, तो इन्होंने ये तो बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। रिवॉल्व तो कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, अगर कोई भी चीज रिवॉल्व करती है सर्कल में, तो ये हमें पता है ये एक्सेलरेटेड मोशन होता है ना, एक्सेलरेटेड मोशन। और एक्सेलरेशन जब होगा कोई फोर्स अप्लाई होगी, और ये दोनों किससे बाइंड होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बाइंड अप होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक, अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। धीरे धीरे ये एनर्जी रेडिएट करके लॉस करके इसी न्यूक्लियस पे ये फॉल हो जाएगा। एक बात और उन्होंने बोली कि जो छोटी सी एरिया होती है ना, वो न्यूक्लियस कहलाती है। छोटा सा वॉल्यूम जो होता है पॉजिटिवली चार्ज आयन्स का, उसे न्यूक्लियस बोलते हैं। तो जो यहाँ पे वो फॉल आउट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक, बट एक्चुअली दिस डज नॉट हैपन, सो हिज मॉडल इज नॉट अप्रोप्रिएट। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, इसलिए इनका मॉडल जो है अप्रोप्रिएट नहीं था। ठीक है, इन्होंने तो बता दिया रिवॉल्व करता है, लेकिन ये रीजन नहीं दिया कि रिवॉल्व करता है तो एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन के बाद रेडिएट करके अगर वो फॉल होता है किस पे, न्यूक्लियस से फॉल हो जाएगा। लेकिन होता है नहीं ऐसा, फॉल होता है नहीं है, और क्यों नहीं होता ये नहीं बता पाए रदरफोर्ड। ठीक, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब कुछ बात करते हैं। अब यहां तक तो हमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में इस टाइम तक हमें पता चल गया था। लगभग जब तक इनका मॉडल आया, इनके मॉडल के बाद हमें इन सब के बारे में हमें पता चल गया था। तो उसके बेसिस पे ये कुछ टर्म्स हैं जो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के या इसी इसी स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक, तो जो न्यूक्लियस था उसमें क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन्स की, थॉमसन। प्रोटॉन की, गोल्डस्टीन। ठीक है, न्यूक्लियस किसने बोला था, ये तो रदरफोर्ड ने ही बोल दिया था। प्रोटॉन के खोज में तो इनका भी कंट्रीब्यूशन था, रदरफोर्ड का भी। ठीक, आगे बढ़े। अब इनको एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं क्या होते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि मोटिवेशन हमको भी मिलता रहे। तो बात करते हैं एटॉमिक नंबर। पहले तो कोई भी एटम है, मान लो एक्स एटम है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड ए। ठीक है, ऐसे भी करते हैं, कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा ऐसा किया हुआ। ठीक है, ये क्या होता है जेड, जेड होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन्स मैंने बोला है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ऐड करूंगा। ये तो श्योर शॉर्ट होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर होता है। दूसरी ये चीज होती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तब हम लोग काउंट करते हैं अगर जो स्पीसीज है वो आयनाइज्ड नहीं है, मतलब Na प्लस Na होना चाहिए, एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए, आयनाइज्ड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ये नहीं होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर एलिमेंटल फॉर्म में चार्ज नहीं है, आयनिक फॉर्म में नहीं है, तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। आई बात समझ में एटॉमिक नंबर की? अब बात करते हैं मास नंबर की। मास नंबर क्या होता है? ए, जिसे हम डिनोट करते हैं ए। मास नंबर ए होता है, और ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, सॉरी, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा यहाँ पे, न्यूट्रॉन। जितने प्रोटॉन है, जितने न्यूट्रॉन है, ठीक है, इनके नंबर्स को ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास आया समझ में? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आगे बात करते हैं न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को ही नंबर ऑफ मास नंबर भी हम लोग बोल सकते हैं। अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स गिवन है तो मास नंबर डायरेक्ट निकल आएगा। न्यूक्लियॉन्स क्या? प्रोटॉन होते हैं, इनको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और न्यूट्रॉन। ध्यान रखना, न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक, आगे बात करते हैं आइसोटोप आइसोबार की। आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जो जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है, लेकिन मास नंबर क्या होता है? डिफर करता है। ठीक है, अब क्या हुआ? एटॉमिक नंबर सेम है, दोनों में सेम है, मास नंबर डिफर कर रहा है। और हमने क्या पढ़ा था कि मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो प्रोटॉन तो सेम ही रहेगा, प्रोटॉन इक्वल्स टू मास नंबर, तो प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आगे पीछे हो रहे हैं, ज्यादा कम हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कार्बन का आइसोटोप देखते हैं, 12 होता है, 13 होता है एक, कार्बन का एक 14 भी होता है। ये 14 वाला रेडियो एक्टिव डिके में यूजफुल होता है, रेडियो एक्टिव डेटिंग में इसका यूज करते हैं। ठीक है, C14 को। आइसोटोप समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब बात करते हैं आइसोबार्स की। आइसोबार में क्या होता है? एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होता है, लेकिन मास नंबर क्या होगा? वो सेम होगा। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया मतलब एलिमेंट ही डिफरेंट हो गए। आइसोटोप में एलिमेंट तो सेम रहेगा, एलिमेंट क्या होता है इसमें? सेम रहता है। ठीक है, आइसोबार में एलिमेंट डिफर हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, आइसोबाल बाल होते हैं ना सिर के ऊपर वाला, ऊपर बाल होता है, तो इसका मतलब ये सेम रहेगा, आइसोबार्स। ठीक,
इतना समझ में आया? आगे बढ़े। तो आगे बढ़े। तो पिछली स्लाइड में एक चीज छूट गया था हमारा, जो था आइसोटोन। आइसोटोन क्या होता है? क्या होता है आइसोटोन? आइसोटोन में क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। कोई भी दो स्पीसीज उठा लेंगे, दो एलिमेंट उठा लेंगे, एलिमेंट वन, एलिमेंट टू, जिसमें नंबर ऑफ न्यू न्यूट्रॉन्स क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, इसको कल पढ़ेंगे, ये भी लंबा जाएगा। ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए करिए। ठीक है। थैंक यू।